रात को जब शौर्य घर वापस आया तो उसे अंकल फिर गेट पर ही दिखाई दिए। ये देखकर शौर्य मन ही मन सोचने लगा, यार ये अंकल फिर से वही पूछेंगे, बेटा नौकरी मिली या नहीं, किराया दोगे या नहीं, अब क्या बोलूंगा इन्हें। अपने ख्यालों को झटकते हुए वो मुस्कुराकर बोला, अरे अंकल आप यहाँ। अंकल दांत दिखाते हुए हंसे। अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे पूछता चलूं, नौकरी मिली या नहीं। शौर्य उदास स्वर में बोला, नहीं अंकल मैं लेट हो गया था। ये सुनते ही अंकल अपने असली रूप में आ गए। क्या नौकरी नहीं मिली तो किराया कैसे दोगे? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें मकान दिया, एक नौकरी भी नहीं खोजी जाती तुमसे। ये सब सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रहा। अंकल ऐसी बात नहीं है, मुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। आज तो मैं जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में एक अंकल बेहोश हालत में सड़क पर पड़े थे। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, मुझसे देखा नहीं गया तो उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देर हो गई। अंकल तंज कसते हुए बोले, हाँ हाँ बहुत ख्याल है तुम्हें सबका। अरे जब खाने को खाना नहीं होगा तो क्या वो अंकल आकर खिलाएंगे? नहीं ना, फिर क्यों मदर टेरेसा बने घूमते रहते हो? देखो मैं तुम्हें इस महीने के अंत तक का वक्त देता हूँ, अगर किराया नहीं दिया तो मकान खाली कर देना। और हाँ, पहले खुद की मदद करो फिर दूसरों की, वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें ही मदद की जरूरत पड़ जाए। ये कहकर अंकल चले गए। शौर्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया और सोचते सोचते वहीं सो गया। शौर्य बेटा प्लीज तुम मत आना। एक खून से सनी औरत चीख रही थी। उसके पास ही उसी उम्र का एक आदमी भी पड़ा था, वो भी यही कह रहा था। वहीं 19-20 साल का एक लड़का बेसुध पड़ा था, जिसकी जान शायद निकल चुकी थी। किसी लड़की की चीखें गूंज रही थीं। औरत कुछ कह पाती उससे पहले ही गोली चल गई। शौर्य हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वो उठकर बालकनी में गया, गहरी सांस ली और एक सिगरेट जला ली। उसका मासूम सा चेहरा इस वक्त बिल्कुल निर्जीव लग रहा था, कोई भाव नहीं, बस गुस्से से लाल आंखें, मानो किसी के खून की प्यासी हों। चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। दिन में सबसे हंस मुस्कुराकर बात करने वाला शौर्य इस वक्त किसी डरावने इंसान से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू थे। अगले दिन आरोही अपने केबिन में फाइलों में व्यस्त थी कि तभी प्रीति आई। मैम ये कुछ पेपर्स हैं, सिग्नेचर चाहिए। आरोही ने ध्यान से पढ़कर साइन किए और पूछा, तुमने अपनी जगह किसी को सिलेक्ट किया या नहीं? जाने से पहले ये काम पूरा कर लेना। जी मैम, एड्स दे दिए हैं, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, इंटरव्यू 2-3 दिन में हो जाएगा। दरअसल प्रीति को सिंगापुर ब्रांच का हेड बनाया गया था, जाने से पहले उसे अपनी जगह किसी को चुनना था। ठीक है, आरोही बोली। और सिंगापुर में अच्छा काम करना, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। जरूर मैम, मैं अपना 100% दूंगी। 2 दिन बाद आज शौर्य को आरोही की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। वो बहुत खुश था, जल्दी जल्दी घर से निकला। रास्ते में मंदिर आया तो रुककर प्रार्थना की, आज मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। वो वहां से जा ही रहा होता है कि उसे संजय जी मिल जाते हैं। संजय जी एक रिटायर्ड पुलिस वाले थे जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता था। वो जब शौर्य को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। वो शौर्य को काफी पसंद करते थे, क्योंकि एक वो ही था जो उम्र के इस पड़ाव पर उनके सुख दुख सुनता था। शौर्य द नमस्ते करते हुए कहता है, अंकल कैसे हैं आप, और आपके पैरों का दर्द कैसा है? जिस पर संजय जी कहते हैं, अरे एक एक करके सवाल कर, मैं सवाल भूल जाता हूँ। फिर हंसकर कहते हैं, बेटा हम ठीक हैं, हमारे पैरों के दर्द में भी आराम है। तुमने जो दवाई दी थी उसे लगाने से बहुत आराम मिलता है। फिर पूछते हैं, बेटा तुम कहीं जा रहे हो क्या? तब शौर्य को याद आता है कि उसका आज इंटरव्यू है, तो शौर्य हड़बड़ी में वहां से जाते हुए कहता है, अंकल आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अंकल कहते हैं, क्योंकि बेटा तुम्हारा आज सिलेक्शन जरूर होगा। फिर शौर्य वहां से निकल जाता है। वो ट्रैफिक में था कि तभी उसकी बाइक को किसी ने टक्कर मारी। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक आदमी अपनी कार से बाहर निकलता हुआ दिखता है। निकलते के साथ ही वो शौर्य पर चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम्हें अकल वकल है कि नहीं, मेरी गाड़ी के सामने खड़े हो, अरे मरना है तो कहीं और जाके मरो। शौर्य बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, तो शौर्य कहता है, ट्रैफिक लाइट रेड है, मैं कहाँ चला जाता, और आपकी गाड़ी को जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। शौर्य की गलती ना होने के बाद भी जब वो सॉरी बोलता है तो उस आदमी की हिम्मत और बढ़ जाती है। वो शौर्य का कॉलर पकड़ उससे कहता है, तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी? वो शौर्य को सुनाए ही जा रहा था। ये सब कुछ एक गाड़ी में बैठी आरोही और प्रीति देख रहे थे। आरोही का ध्यान उन लोगों पर नहीं था, लेकिन प्रीति ये देख कहती है, देखो तो जरा उस आदमी को, एक तो टक्कर मारी, ऊपर से उसी आदमी पर भड़क रहा है। तब आरोही ने उस तरफ ध्यान दिया, उसे शौर्य नजर आया। नजरें नीची किए उस आदमी की बातें सुनाता दिखा। बीच बीच में वो अपनी नजर उठाता लेकिन फिर झुका लेता। आरोही ने जब उसे देखा तो देखती रह गई।
आज पहली बार उसे अपना दिल धड़कता सा महसूस हुआ। वो उसकी नीली आंखों में जैसे खोने ही लगी थी कि तभी प्रीति कहती है, बस बहुत हुआ, वो आदमी उस बेचारे लड़के को इतना सुना रहा है, मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। तो आरोही उसे रोक देती है और कहती है, लोग जो खुद के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनको ये दुनिया ऐसे ही सुनाती है। हम आज उसकी मदद कर देंगे, कल कौन करेगा, रहने दो। ये सुन प्रीति भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन अब वो आदमी उस पर चढ़े ही जा रहा था। वो शौर्य पर हाथ उठाने ही वाला था कि ये देख आरोही से नहीं रहा गया। वो अपना मास्क पहन गाड़ी से बाहर आकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है, हेलो मिस्टर, कब से देख रहे हो उस पर चिल्ला रहे हो, जबकि गलती तुम्हारी थी। ट्रैफिक लाइट रेड है तो क्यों इतनी जल्दी में थे? फिर बाकी सबकी तरफ देखकर, और आप सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये आदमी इन पर चिल्लाई जा रहा है, आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं। शौर्य तो बस खड़ा उस मास्क वाली लड़की को देखे जा रहा था। उसे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी वो गहरी काली आंखें उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थीं। फिर सबकी नजर उस आदमी पर गई। ये देख वो आदमी गुस्से से, है लड़की, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो आरोही कहती है, बेशक ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन ये रोड पब्लिक की है। रुको तुम, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर वही इस मामले को सुलझाएगी। पुलिस की बात सुन वो आदमी घबराने लगता है और घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे माफ किया। तो आरोही कहती है, तुम कौन होते हो इसे माफ करने वाले? तुम इससे माफी मांगो अभी, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ, वो ही यहाँ का मामला सुलझाएगी। वो आदमी पुलिस के नाम से घबराते हुए जल्दी से सॉरी बोल वहां से निकल जाता है। शौर्य तो अभी भी उन आंखों में ही खोया हुआ था। फिर अपना सिर झटक कर वो आरोही से कहता है, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। तो आरोही तंज भरी हंसी हंसते हुए कहती है, किस बात का थैंक यू? तुम जैसे लोग जो अपने लिए खड़े तक नहीं हो सकते, जिंदगी भर सिर्फ सबको सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहोगे। आज मुझे, कल किसी और को। शौर्य को ये सुन बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस अपना सिर झुका लेता है। ये देख आरोही को और गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है जब गलती नहीं हो तो अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हारे सिर को कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। अपने लिए आवाज उठाना सीखो, वरना जिंदगी भर लोगों को सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहोगे। और बोल वहां से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। शौर्य तो बस से जाते हुए देखता रह जाता है और मन में कहता है, यार क्या लड़की थी ये, कितनी रूट थी, लेकिन दिल की साफ है। वहीं गाड़ी में प्रीति आरोही को देखे जा रही थी और मन में, जब मैं मदद के लिए जा रही थी तो मना कर दिया और खुद उसकी मदद के लिए चली गई। आरोही खुद पर पड़ती नजर महसूस करती है तो बिना नजर उठाए कहती है, मुझे घूरना हो गया हो तो सामने देखो। प्रीति, ये सुन प्रीति सामने देखने लगती है। उसके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। वहीं आरोही अपनी आंखें बंद कर यही सोच रही थी कि क्यों वो उसके लड़के का झुका सर देख अच्छा नहीं लगा? क्यों दिल में एक बेचैनी सी हुई जब वो आदमी उस पर हाथ उठाने जा रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने दिमाग में चलते इस ख्याल को झटका और कार के बाहर के देखने लगी। वहीं शौर्य जल्दी से नंदा कंपनी की बिल्डिंग के सामने पहुंचा, जो कि बहुत चमक रही थी। वो जल्दी से रिसेप्शन पर जा अपने इंटरव्यू के बारे में पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम में ले जा वेट करने को कहती है। फिर बारी बारी से सबको अंदर बुलाया जाता है। शौर्य भी अपना इंटरव्यू देके बाहर निकलता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। वो वहाँ से घर आता है। सारे काम खत्म करके जब वो अपने बेड पर जाता है तो उसे आज सुबह हुई उस घटना की याद आती है, और वो याद आते ही उसे वो गहरी काली आंखें याद आती है, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाती है। वहीं आरोही भी उन नीली आंखों को याद करती है और मन में सोचती है, आखिर क्यों मैं उन नीली आंखों को देखने से खुद को रोक नहीं पाई? दोनों ही अपने ख्यालों में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, इस बात से अनजान कि किस्मत ने उन्हें मिलने की साजिशें शुरू कर दी हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सेक्रेटरी माय बॉयफ्रेंड अपने YouTube चैनल हिंदी ऑडियो